हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने पिछले वीडियो में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल की बात करी थी। आज थोड़ी सी बात दोबारा कर दीजिए लाइन इंटीग्रल की। एकदम कोई पूछेगा क्या होता है लाइन इंटीग्रल, कहिए किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करना ही लाइन इंटीग्रल कहलाता है। जैसे वो वेक्टर अगर हो फोर्स और लाइन पे दो पॉइंटों के बीच में हम उसको इंटीग्रेट कर दें, तो फोर्स और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किया गया जो वर्क डन होगा वो वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। मतलब जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर डी आर है, उन दोनों के बीच में अगर एफ डॉट डी आर हो और फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये क्या निकाल देगा, ये वर्क डन बता देगा। तो एक लाइन के ऊपर किसी वेक्टर को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यही एग्जाम्पल में बताया गया था। या अगर ए इलेक्ट्रिक वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी है, तो ई डॉट वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फील्ड इंटेंस, देन द लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ पे ई डॉट डी आर जो होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। तो बस आप कहिए कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कहीं किसी भी वेक्टर का किसी लाइन के अलोंग जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है। अब किसी भी वेक्टर का सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो सरफेस इंटीग्रल होता है। और वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो वेक्टर अगर वेलोसिटी है, तो जैसे ये डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूइड, तो सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट नॉर्मली पर यूनिट टाइम थ्रू द सरफेसेस, यही क्या कहलाएगा, वो उसका सरफेस इंटीग्रल कहलाएगा। अगर एन पॉजिटिव है, नॉर्मल होता है, तो वो बाहर को फ्लूइड बाहर निकलेगा, और निगेटिव है तो इनसाइड होगा। तीसरा था वॉल्यूम इंटीग्रल। ये अभी हम इसको लेट अस कंसीडर क्लोज सरफेस है जो कि किसी वॉल्यूम v से आपके शो हो रही है, तब इसके अंदर जो इंटीग्रल की वैल्यू है ट्रिपल इंटीग्रेशन a डॉट बी। a अब उस वॉल्यूम के अंदर कोई भी इनसाइड एक वेक्टर है, उस वेक्टर का पूरे वॉल्यूम पे के साथ बस जो इंटीग्रेशन होगा a और dv, यही आपका वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाता है। अगर a स्केलर क्वांटिटी है तो फाई इंटू डी वी लिख देंगे, और वेक्टर है तो उस पर वेक्टर लगा के डी वी लिख देंगे। खैर इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, ये आगे काफ़ी आएगा। अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले सेकंड देखिए, कहता है फाइंड द वर्क डन W इन मूविंग द पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड गिवन बाई, एक फील्ड इतनी है, फोर्स है ये F बराबर इतना, ये इस कर्व के अलोंग लगता है। मतलब ये कर्व के, भाई किसी भी, आपको कहा है ना, किसी भी लाइन पे या कर्व के ऊपर जब इंटीग्रेशन होता है वही आपका लाइन इंटीग्रेशन कहलाता है। तो कर्व यहाँ पे ऐसे घूमता हुआ बनाया था जब इसको, तो ऐसे ही इस कर्व की ये इक्वेशन है। ये भाई कर्व की इक्वेशन होती है आपकी एक्स वाई और जेड में होती है जनरली, लेकिन उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड ऐसे उसने रिप्रेजेंट कर दिया है, t बराबर 1 से t बराबर 2 के बीच में। तो w का जो फार्मूला होता है वो f डॉट डी आर है। आपने ये f की वैल्यू यहाँ पे रखी जो गिवन थी, डी आर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो डरिए मत, ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट करा और ये आ गया। अब इंटीग्रेशन कैसे करूँ, यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ तो x और y भी है, और जब y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो मैं परेशान हूँ, तो यहाँ तो z है, और जब z के करूँगा तो भला x का कैसे कर दूँ। तो आप कहिए यहाँ पे हम x की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे t स्क्वायर प्लस 1, y की जगह पे वैल्यू डाल देंगे 2t स्क्वायर, और dx डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2t dt माइनस, यहाँ पे आप इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, आप एक ब्रैकेट लगा लें या तीन इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें, माइनस चलिए फिर से सोचते हैं, ज़रा डिस्टर्बेंस था। तो x और y की वैल्यू डाली, dx निकाल लिया, 5z है, व्हाट इज़ z, कहीं z तो t क्यूब है, dy y को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy 4t और dt हो जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं। फिर 10 के साथ x की वैल्यू और dz, व्हाट इज़ dz 3t स्क्वायर और dt। ये तीनों आप ब्रैकेट यहाँ मत लगाइए, रुको यार गड़बड़ हो रही, कहाँ गया कमेंट में इरेजर, वो मिटाता भी सही नहीं है यार, ये लाइन रह जाती है। आप तीन इंटीग्रेशन अलग कर देना, क्योंकि वो dt तो साथ ही आएगा ना। चलिए वो मिट गया, इतना हिस्सा यहाँ तक, फिर एक इंटीग्रेशन यहाँ लगा दीजिएगा, और एक इंटीग्रेशन 10 से पहले, और यहाँ पे करके लिख देना 3 बार इंटीग्रेशन।
उसके बाद लगा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो आप पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर 3 इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू डाल दीजिए। अब ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या ना इतना आ जाएगा। अब फिर इन्होंने फिर एक साथ कर दिया, अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं खुद करता बोर्ड पे तो कुछ भी कर देता, अब आप करेंगे आप भी कुछ भी करिए। तो एक साथ ही बाहर को ले गए, अब वो डी टी कॉमन ले लिया है, बताइए तीनों इंटीग्रल एक कर दिए, कोई बात नहीं एक कर दीजिए, सबको सॉल्व कर लीजिए ऐसे करके और बस इंटीग्रेट करके आंसर लगाइए। अब मैं इस पर नहीं बोलूँगा, मुझे ये नहीं सिखाना था, मुझे सिर्फ यही दिखाना था, बस एफ लिखा और डी आर लिखा और डॉट प्रोडक्ट करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करके आंसर निकालिए और जब डी टी में आ जाएगा तो लिमिट लगा देना 1 से 2, बस इतनी सी बात है यार, मत बुलवाए जाओ। एफ इतने के बराबर है, एफ डॉट डी आर निकालना है, जहाँ पे सी जो कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में है, जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। तो एफ डॉट डी आर, तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखी और डी आर एक्स वाई प्लेन में जेड मत लिख देना, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं होगा। तो बस ये दो इनकी डॉट प्रोडक्ट करिए। अब एक्स के डी एक्स के साथ यहाँ पे एक्स वाई दोनों हैं, तो बस आप कहिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं, और यहाँ तो है ही वाई स्क्वायर और डी वाई, लेकिन जब वाई को आप इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर यहाँ रख दिया, तो y को आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करिए, दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सब जगह पे करिए। और जैसे सब dx में आ जाएगा, वो उसने लिख दिया है यहाँ पे dy को 2x स्क्वायर d के अंदर, ये आएगा कितना 4x dx हो जाएगा, वो अगले स्टेप में आ गया। कैसी लिखिए मर्ज़ी है आपकी। और c की जगह पे आपका ये जो पूरा प्लेन के ऊपर ये सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, सरफेस c के ऊपर पूरे प्लेन के ऊपर हो रहा है, लाइन के ऊपर नहीं हो रहा है, ये प्लेन पे है, सरफेस इंटीग्रल है, तो सी लगाया उसने पूरे सरफेस पे, पूरे कर्व। तो आपका खैर एक्स वाई प्लेन में कर्व था, तो सी कर्व के ऊपर है प्लेन पे, तो खैर अब बार बार क्या बोलना है, बस जैसे डी एक्स में आएगा तो लिमिट एक्स की लगेगी, या 0 से 1 तक, बस 0 से 1 तक के बीच में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, समझे आप। अगला देखिए, एफ ये दे रखा है, सी एक आर्क है इस कर्व की, ये कर्व है एक जो भी है पैराबोला जैसा होगा, और उसकी एक आर्क है, तो 2 0 से 4 12 के बीच में एक्स वाई पे, तो एफ डॉट डी आर ये एफ़ की वैल्यू है और ये डॉट डी आर की वैल्यू है। बस भैया डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आप कहिए मैं भला यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ सबको या तो एक्स में बदलिए, तो सबको एक्स में बदल देंगे, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई की जगह पे 2x dx, और जब x में डी एक्स में आ गया तो लिमिट x की 2 से 4। अब अगले पेज पे मुझे नहीं बोलना है, मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये कोई मैं बोलूँगा x³ और 3 और 13, ये तो बच्चों को खुद ही करना है, इतनी देर का काम है। नेक्स्ट ये f है, f डॉट डी आर निकालना है एक्स वाई प्लेन में। भला इतने सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, ये तो उसने खुद भी नहीं करा है। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं करा था, होमवर्क ही होता, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करना चाहे कर लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द वर्क डन W। ये बहुत ख़ास सवाल है। इन मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड, ये है फोर्स फील्ड, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखो जी, P1 से P2 पॉइंट तक F डॉट डी आर 2 पॉइंट हैं, तो F की वैल्यू लिखी, ये गिवन थी, ये आपने DR की वैल्यू लिखी और आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब साहब यहाँ पे कर्व तो दिया नहीं है, तो आप जुगाड़ देखिए आप, बस यही तो काम है इस सवाल का। 2xy और dx ये एक साथ लिखा, और x स्क्वायर dy ये वाला टर्म, z³ और 3x स्क्वायर z स्क्वायर। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। ये जो पूरा टर्म है ये है क्या बवाल, ये dx स्क्वायर y है, इसको करिए तो डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे 2x dx, तो ये आ गया 2x dx, और y ये वाला टर्म ये है, जब मैं पहले x वाला कर रहा हूँ। और अगर y का करूँगा तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा ये, और y का dy, और एक बार y ऐसे रहेगा और x स्क्वायर का 2x dx। ऐसे यहाँ पे जब इसका करेंगे z³ ऐसे छोड़ दीजिए, x का dx, सुना है, फिर x ऐसे छोड़ दीजिए यहाँ पे, और z³ का 3z स्क्वायर। तो ये भी तरीका होता है काम करने का, P1 से P2 के बीच में जो भी था, और इसमें d लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन और d काट देंगे एक दूसरे को, बस ये x स्क्वायर y और x z³ रह जाए। इन सारे क्वेश्चन में सबसे खास सवाल यही था, इसे याद कर लीजिएगा। P1 और P2, P1 क्या है, कोऑर्डिनेट 1 - 2 1 है, और ऊपर ब्रैकेट में लिखिएगा यार, उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। अब यहाँ पे पहले 3 1 4 की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 तो 9 हो जाएगा, z की जगह पे 4 और ये 3 तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, फिर माइनस, फिर x स्क्वायर का 1 और y की जगह पे -2, फिर प्लस x की जगह पे 1 और z³ भी 1। ये सॉल्व होने पर 202 जितना भी आ जाए,
इसको आप सही से तैयार करेंगे। टाइम रुकिए देख लूँ, अभी 9 मिनट ही हुए हैं। देखिए एक तो आप ये सवाल ध्यान रखेंगे, रिमेंबर। अब देखिए एक पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा, पहला सवाल छोड़ना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे भी एफ दिया हुआ है, बहुत भयानक सा एफ है। एफ डॉट डी आर निकालना है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ। ये उसने दिया है स्ट्रेट लाइन पाथ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये एफ लिखा, ये डी आर लिखा, तो ये एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ गई। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ तो दिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं दी है, बस न्यू नहीं कराया था सबसे पहले ही। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों के बीच में इज गिवन बाई इतना, ये फिलहाल रिमेंबर है, x बराबर t, y बराबर t और z बराबर t, जहाँ t की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 और 1 रखने पर सब ये 1 1 1 आ जाएगा। बस भैया ये इसमें रिमेंबर है, इसलिए नहीं कराया था पहला क्वेश्चन। लेकिन ये है ना कि पहला बड़ा ख़ास सवाल होता है, पहला और लास्ट, इसमें लास्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बन नहीं सकता ना इंटीग्रेशन किसी और हिसाब में, बस ये करके x, y और z की जगह पे t रखिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब आपको ये ध्यान रहेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये रिमेंबर है इस सवाल, इसको आप सही से ध्यान रखिएगा। चलिए अब 10-11 मिनट हो गए हैं, अभी देखते हैं आगे। थोड़ा लंबा आर्टिकल है यार, 5 मिनट में कैसे खिंचवाऊँगा, फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी खींचता हूँ, और फिर अगले वीडियो में मैं फिर से इसका रिकैप कर दूँगा। कहता है ग्रेडियंट क्या होता है किसी भी स्केलर फील्ड का। ए स्केलर फील्ड कैन बी मैप्ड आउट बाय ए सीरीज ऑफ लेवल सरफेस। जैसा आपको बताया था, कमरे में फर्श पे एक टेम्परेचर होगा, छत पे दूसरा टेम्परेचर होगा, बीच में एक और सोच लीजिए एक स्लैब पड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर अलग होगा। तो स्केलर फील्ड जो है वो कई सारे लेवल सरफेस में दी जा सकती है। लेट अस कंसीडर 2 सच सरफेसेस वेरी क्लोज टुगेदर, और उनके जो कांस्टेंट स्केलर फंक्शन है, नीचे वाले पे फाई है और ऊपर वाले पे फाई प्लस डी। ये कह दीजिए हमारे कमरे का फर्श है और ये छत है, लेकिन ये बहुत क्लोज हैं, पास पास हैं। लेट आर कोई भी रेडियस वेक्टर मान लीजिए किसी भी पॉइंट बी का, ऑन द सरफेस फाई प्लस डी फाई, फाई प्लस डी फाई जो ऊपर वाली सरफेस है। देन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी इज डी आर। ए से बी तक आपने एक वेक्टर बना दिया, वो डी आर हो गया, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो ए सी होगा। इस ए से इस सी तक की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो होगा जो कि नॉर्मल की दिशा में होता है। इसका जो नॉर्मल होगा वो ये एन है, उसी की दिशा में ये न्यूनतम दूरी है। डायरेक्शन ऑफ ये आ गया, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल एन कैप एट ए एंड इज ऑफ लेंथ डी एन। देखो जी अब तक कुछ नहीं किया, 2 लेवल सरफेसेस मानी है, फाई नीचे वाली और डी फाई, ये स्केलर फंक्शंस में हैं, और बस उसके बाद कुछ नहीं करा। आर जो है वो पोजीशन वेक्टर मान लिया है, किसका, ए का। ये ए पॉइंट जो है ओरिजिन से मिला दीजिए, आर उसका वेक्टर हो गया, बी को मिला दीजिए ओरिजिन से, ये आर प्लस डी आर हो गया, तो बीच की दूरी वेक्टर आर हो गई। देखिए ये भी हेड है और हाँ ये भी हेड है, तो ये जो होगा ये डी आर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर के एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के अनुसार आर और डी आर जुड़ के ही तीसरी साइड बना देते हैं। एक का हेड और एक की टेल जुड़ती है, तो आर और डी आर जुड़ के आर प्लस डी। तो अगर ये आर था और ये डी आर प्लस डी आर था, तो ये ऑटोमेटिकली डी आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होके ही ये देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई एट द पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अब ए से बी तक की दिशा में अगर हम आगे बढ़े तो फाई के बढ़ने की दर क्या होगी, आर के साथ फाई बढ़ेगा, तो आप कह देंगे डेल फाई ओवर डेल आर। ये डेल बनाइए, डी नहीं, ये फाई के बढ़ने की दर है। डेल इसलिए बना रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का निशान है, क्योंकि फाई जो होता है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है और आर भी एक से ज़्यादा का फंक्शन है, तो यहाँ डेल आर बनाया जाएगा। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी, और ए सी में किस दिशा में बढ़ेगा, डेल फाई ओवर डेल एन, एन के बढ़ने की दिशा में। यहाँ पे डी एन है ना, तो ये डी एन के साथ आगे को जाएगा। तो ये जो दिशा है ये क्या है, कहिए ये है ए सी की तरफ, और आर वाली जो है वो ए बी की तरफ। अब इनके बीच का कोण अगर थीटा है इन दोनों के बीच में, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बेस, तो कॉस थीटा बराबर बेस ये हो गया डी एन और बटे कर्ण ये, तो कॉस थीटा आपका कितने के बराबर, बस कह दीजिए डेल एन ओवर डेल आर के बराबर होगा। हम इसको डेल डेल करके लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे इस पहले हम ये लिखेंगे, देन वी हैव, पहले आप चाहें तो ये लिख लीजिएगा कि साहब कॉस थीटा बराबर डेल एन ओवर डेल आर होगा, या डी एन ओवर डी आर रख के उसके बाद में डेल डेल कर दें, वरना तो आप ऐसे लिखेंगे यार अब वो टाइम नहीं है ना। कॉस थीटा बराबर डी एन, डी बनाइए बिल्कुल पक्का वाला डी, क्योंकि हमने फिगर में डी बनाया, बटे डी आर। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डेल फाई ओवर डेल आर, मतलब ये आ जाएगा इधर नीचे और ये इधर आ जाएगा नीचे, और डेल फाई
डेल फाई से मल्टीप्लाई। अब आपके यहाँ तो डी था, हाँ डी तो था, लेकिन जब ऊपर डी फाई करेंगे तो वो डेल बन जाएगा, क्योंकि डी फाई ओवर डी आर नहीं हो सकता। फाई एक से ज़्यादा का फंक्शन है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ही होगा। इससे मत डरिए कि डी का डेल क्यों बना दिया, क्या ना, क्योंकि यहाँ नहीं बनाया था, इन्होंने डेल डेल लिख दिया है, आप तो ऐसे लिखना, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, डी बनाए रखना, जो उन्होंने ब्रैकेट में ये लिखा है आप डी में ही लिखना है, डी एन इज इक्वल टू इतना, फिर डी एन इसके नीचे, डी आर इधर ला के डी फाई नहीं, जब डेल फाई से मल्टीप्लाई करना, और कहना मैंने पार्शियल बना दिया साहब क्योंकि ये एक से ज़्यादा का फंक्शन है। अब मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 1 होती है जब थीटा 0 होता है, तो डेल फाई ओवर डेल आर मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू 0 हो। ये डेल फाई ओवर डेल आर 1 कब इस मैक्सिमम होगा, कब, जब थीटा की वैल्यू आपके कितने के बराबर, अरे भाई कॉस 0 ही 1 होता है यार, इतनी क्या बड़ी बात है। और कॉस 0 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो हम किस दिशा में आ जाएंगे, हम एन की दिशा में आ जाएंगे। तो कहिए डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम होगा किस दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ एन में, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, उस टाइम पे ये डेल फाई ओवर डेल एन हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा तो उस टाइम पे 1 हुआ होगा। दस मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट एनी पॉइंट इन स्केलर फील्ड इज गिवन बाई इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेक्टर डेल फाई ओवर डेल एन और एन। देखिए खाली डेल फाई ओवर डेल एन तो मैग्नीट्यूड है फाई के बढ़ने का, और उसका एन कैप क्या है, दिशा है, तो ये मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों बता रहा है। ये फाई के बढ़ने की अधिकतम दर है एक सरफेस से, लेवल सरफेस से दूसरे लेवल सरफेस की तरफ को जो ये जा रहा है, और ये किस दिशा में मैक्सिमम होगा, एन कैप की दिशा में। बस इतनी सी बात है, जहाँ पे एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट द एंड। दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज, यही वेक्टर ग्रेडियंट कहलाता है स्केलर फंक्शन फाई का किसी भी पॉइंट पे। तो ग्रेडियंट क्या हुआ स्केलर फंक्शन का, उसके मैक्सिमम बढ़ने की दिशा जो नॉर्मल के साथ होती है, और इसको हम कैसे लिख देते हैं, यही ग्रेड फाई होता है और डेल फाई ओवर डेल। तो ग्रेड फाई का मतलब क्या हो गया, किसी भी स्केलर फंक्शन के बढ़ने की जो दर होती है वो एन कैप के साथ अधिकतम होती है, और उसी दर को ग्रेड फाई कहते हैं। Thus, gradient of a scalar function phi is a vector field whose vector field इसलिए n कैप लगा, whose magnitude at any point is equal to maximum rate, अधिकतम दर किसके बढ़ने की फाई के एट दैट पॉइंट पे, और जिसकी डायरेक्शन किधर को होती है, along the normal to the level surface at that point, that is किस दिशा में, in the direction of maximum rate of increase में। दिस प्रॉपर्टी शो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फाई, आप चाहिए ना लिखिएगा, बस उतना ही काफ़ी है लिखने का, आप नीचे एग्जाम्पल लिख दीजिए। सपोज फाई जो है, जो भी स्केलर फंक्शन लूँगा वो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू द रेट दैट इज ई बराबर, बस कुछ नहीं, अगर फाई पोटेंशियल है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इतना लिख के आप सीधे लिख दीजिए, देन ई कैप बराबर माइनस डेल फाई ओवर डेल एन और एन कैप या माइनस ग्रेड फाई, क्योंकि ऊपर जाते टाइम ई की वैल्यू में लगातार गिरावट आएगी, ग्रेटेस्ट मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल होने लगता है। ई जो होता है वो पोटेंशियल की गिरने की दर होती है माइनस में। ये एग्जाम्पल था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में और बात करेंगे, इस वक्त टाइम ज़रा कम है। ओके, आप इसे तैयार करिए, ग्रेड फाई को ये निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था।